तो नमस्कार, आज हम आए हुए हैं किशनगढ़ बास में पूर्व विधायक रामहेत यादव जी से मिलने। तो आइए इनसे कुछ चंद बातें करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप पिछले 10 सालों से लगातार विधायक रह चुके हैं। पहले आपको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो क्या कारण है इसके पीछे? मैं किशनगढ़ बास में भारतीय जनता पार्टी का 10 साल तक एमएलए रहा। मैं चूँकि किसान का बेटा हूँ, किसान के दर्द को, गांव के गरीब के दर्द को जानता था। गांव में पीने की ठीक व्यवस्था हो, गांव में बिजली ठीक हो, समय पर आए, गांव में को सड़कों से जोड़ा जाए। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता थी कि गांव की बालिका शिक्षा में जब तक उसको कनेक्टिविटी साधन नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए रोड नहीं मिलेगा, तो वो बालिका शिक्षा ग्रहण नहीं करने जाएगी। इसलिए सबसे पहले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना। हमारे पास जितनी भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, हमारे एक खैरतल में कृषि उपज मंडी है, उसके माध्यम से जो किसानों को विलेज रोड जिसको कहते हैं उसके माध्यम से, हमारे पास जो दिल्ली सरकार का जो पैसा आता है एनसीआर का, उसमें बहुत बड़ा राशि, ये मैं अपने आप को इस बात के लिए गौरवान्वित समझता हूँ कि भारद्वाज जी जैसे संतों महात्माओं के आशीर्वाद से मैंने एक लक्ष्य रखा कि मेरे ज़िले में एनसीआर का पैसा लगना चाहिए। अब से पहले कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना और 1000 करोड़ की गांव में एनसीआर के माध्यम से चौड़ी सुंदर सड़कें बनी भारतीय जनता पार्टी के राज में। उन पर आज भी काम चल रहा है। इसलिए पहली प्राथमिकता हमारी सड़क की थी। दूसरी प्राथमिकता थी हमको स्वच्छ पानी दें। हमने काफ़ी अपने राज्य में, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आदरणीय वसुंधरा जी ने जहाँ हमने पानी के लिए प्रोजेक्ट लिए, वहाँ पर गांव में टंकी बनाना, घर घर पानी की सप्लाई करना, और अब जो जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है वो उसी के आगे बढ़ता हुआ एक श्रेष्ठ कदम है। इसी तरह से शिक्षा के मामले में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तय हुआ कि हर एक पंचायत मुख्यालय पर सड़क बने और उसके साथ स्कूल बने। बालिकाएं दूर बच्चे नहीं जाएं पढ़ने, इसलिए हर एक पंचायत मुख्यालय पर सीनियर स्कूल हो और उसके लिए अच्छा भवन बने। मैं हमारे केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री आदरणीय नकवी जी का भी नाम इसमें चर्चा में लेना चाहूँगा। उनका हमारे ज़िले में जो प्रधानमंत्री विकास कोष है, जहाँ पर भी स्कूल में लैब बनना था, भवन बनना था, और जो शिक्षा से संबंधित काम थे, विशेष रूप से माइनॉरिटी की बालिकाओं को उनको स्कॉलरशिप देने की बात थी। इस तरह से उनको स्कॉलरशिप दिलाने का भी हमने काम किया केंद्र सरकार की योजनाओं का। इसलिए अब ये गांव में पानी, बिजली, सड़क और शिक्षा, इन चारों को हमने फोकस किया और मैं इस बात से गर्व से कह सकता हूं कि मैंने हमारे राज्य में एक श्रेष्ठ काम किया, जिसको अब चूँकि कांग्रेस का राज आ गया तो उस पर एक ब्रेक लगा है। आने वाले समय में जब भी हमारी राजस्थान में सरकार होगी तो उन योजनाओं जो अधूरी रह गई है उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। तो वसुंधरा जी के राज में आपको सर्वश्रेष्ठ विधायक माना जाता था, तो आपने उस समय में क्या बदलाव लाए? मैंने शिक्षा के मामले में विशेष काम किया। किशनगढ़ बास में कॉलेज की आवश्यकता थी, यहाँ कॉलेज खोला। वहाँ खैरतल में अनाज मंडी, प्याज मंडी, सब्जी मंडी की आवश्यकता थी, वहाँ सब्जी मंडी खोली। खैरतल को बाईपास की आवश्यकता थी, बाईपास सेंक्शन कराया। खैरतल में बिजली का ठीक से हो, 132 kV GSS अलग से सेंक्शन कराया। तो और कई, मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ, वहाँ की लोकल स्थानीय समस्याओं को देखकर, जैसे कोल गांव है, नौम से 8 किलोमीटर की दूरी में एक GSS रहता है, लेकिन मेरे आग्रह पर राजस्थान सरकार के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री ने, CMD ने कोल गांव में और लंगड़बास में एक पंचायत में 2 GSS दिए कि किसानों को पर्याप्त और निर्बाध रूप से बिजली मिले। इसके लिए हमने प्रयास किया और प्रयास का परिणाम था कि वो केंद्र सरकार से भी जो पैसा मिला योजनाओं का वो भी मिला और राज्य सरकार ने भी भरपूर पैसा दिया। तो आगे राजनीति को लेकर आपकी क्या रणनीति है? देखो, अभी तो मैं
विधायक नहीं हूँ, विधायक का दायित्व है कि उनको काम को पूरा करे। 4 चीज़ें जो मन में कसक रखती है, वर्तमान विधायक ने कृषि उपज मंडी जो हमने जिसके लिए जोड़िया कोट कासिम तहसील में भूमि अलॉट कराई थी उसको निरस्त करा दिया। जोड़िया में हमने हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक ITI की आवश्यकता थी। हमारे अलवर ज़िले के हमारे अपने ही डॉक्टर जसवंत यादव उस समय मंत्री थे, उनसे हमने 11 करोड़ रुपए की सैंक्शन करा के और उसके लिए भूमि अलॉट करा करके हमने उसका काम प्रारंभ किया था। चूँकि सरकार बदल गई, विधायक बदल गया, तो उस ITI को भी रोक दिया गया है। दुर्भाग्य हम पूर्ण भावना रखते हैं। एक कॉलेज था यहाँ पर, डिग्री कॉलेज, जिसमें ही एग्रीकल्चर फैकल्टी खुल सकती थी और किशनगढ़ की मांग थी, उस आधार पर उस कॉलेज को बंद कर दिया, उसकी जगह एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दिया। मात्र 60 बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, जिसमें 3 बच्चे हमारे ज़िले के हैं, बाकी सारे बच्चे बाहर के हैं। अब 600 बच्चों का भविष्य खराब करके और एग्रीकल्चर खोला है, जबकि एग्रीकल्चर फैकल्टी खुल सकती थी। 8 कॉलेज था, उसमें एक एग्रीकल्चर फैकल्टी हो जाती। तो ये मांगे हैं हमारी। आने वाले समय में इस एग्रीकल्चर कॉलेज को एक आर्ट साइंस कॉमर्स की फैकल्टी खुले, इसका राज आता है तो हम प्रयास करेंगे। तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बेरोज़गारी फैली हुई है, पेट्रोल के दाम कितने बढ़ चुके हैं, हर जगह महंगाई है, तो आपके क्या विचार हैं इस चीज़ों को लेकर? राजस्थान की गहलोत सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। हमारे पास में हरियाणा है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और उत्तर प्रदेश है। 5 स्टेट लगते हैं। अगर हम उनका जो इस पर अपने डीजल पर देखेंगे टैक्स, तो जो स्टेट टैक्स है वो यूपी में 18% है, यहाँ पर 28% है। इससे गुजरात से भी ज़्यादा है, लगभग 12-13 रुपये हर जगह से ज़्यादा टैक्स है। अगर मुख्यमंत्री अन्य स्टेटों के इक्वल अगर मान लीजिए टैक्स कर दिया जाए, राजस्थान सरकार इस टैक्स को कम कर दे, तो डीजल का हमारे यहाँ के किसानों को फ़ायदा होगा। हमारे अलवर के ज़िले के सब लोग किसान अधिकतर हरियाणा जाते हैं, तो उससे हमारा स्टेट को भी रेवेन्यू लॉस होता है। इसलिए हमारी मांग है, हमने पिछले दिनों महामहिम राज्यपाल को भी इसके लिए ज्ञापन दिया। और चूँकि अब ये कोरोना पीरियड है और यहाँ का किसान परेशान रहा है, तो हमने उनसे कहा है कि आपने बिजली के बिल बढ़ाने का वादा किया था कि हम बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे, आपने जो बिजली के बिल बढ़ाएं उनको वापस लें। और कोरोना पीरियड और विशेषकर माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 833 रुपये प्रति किसान को प्रति महीना सब्सिडी दी जाती थी, 19 महीने से बंद कर दिया। हमारा कहना है कि 19 महीने की जो सब्सिडी बिजली की किसान को है, राजस्थान उसको जारी कर दे। और उन्होंने जो बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही थी, अभी पिछले दिनों आंकड़ा आया, वो बहुत ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। जब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम सब युवाओं को देंगे, हमारे यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन संस्था खुलने वाली है। हम यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग आदरणीय नकवी साहब से मिलके भी आए हैं। हमारे यहाँ पर एक हुनर हब बनाएंगे कि यहाँ के लोकल लोगों को ड्राइविंग है, ITI है, डिप्लोमा, वेल्डर का काम करना, ये सब सिखाएंगे, ताकि आने वाले समय में रोजगार लोगों को ट्रेनिंग लेकर हमारी स्थानीय फैक्ट्रियों में नौकरी करने का अवसर मिले। तो सर, जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं, आप नशों से और बाकी अन्य बुराइयों से काफ़ी दूर रहे हैं शुरू से, तो आज के जो नवयुवक हैं जो इतने भटक चुके हैं पहले से, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? 3 बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हर नवयुवक को अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए, ये हमारी ऋषि परंपरा है। हमारे गौशाला हैं, धार्मिक स्थान हैं, उनसे जुड़ना चाहिए। जब तक हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ेंगे तो उसे विकार बढ़ने की संभावना है। हमारे जिस भी गौशाला में जाते हैं, जिस भी संत महात्मा के चरणों में बैठते हैं, हमको सुकून मिलता है अंदर से, और हमारी आत्मा जब इस स्थिति में आ जाती है कि हमको क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये नौजवान के दिल में बैठाना हमारी शिक्षा का काम है, हमारे ऋषि मुनियों का काम है, हमारे बुजुर्गों का काम है। आज की पीढ़ी थोड़ी सी अलग हुई है, आधुनिकता की तरफ ज़्यादा बढ़ी है। हमारी श्रेष्ठ संस्कृति को
तरफ उनका रुझान कम है। हमको वापस अपने युवा पीढ़ी को योग के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, संतों के पास ले जा करके, गौशालाओं में सेवा करा करके, प्रकृति से जोड़ करके, हमारे प्राचीन स्थान हैं उनसे जोड़कर एक मन को उनको मजबूत करना पड़ेगा कि हम प्रकृति प्रेमी बने, हम बुजुर्गों के प्रति सद्भावना रखें, हम राष्ट्र पहले है ये भाव हमारे मन में आ जाए तो निश्चित रूप से युवाओं को नई प्रेरणा मिलेगी। और सर आखिर में आप ये बताइए कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, आप उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री है। हम मन कम वचन से, पार्टी के कारण और वैचारिक रूप से भी हम उनसे बंधे हुए हैं। उनका जो उद्देश्य है, गांव के गरीब अंतिम छोर पर बैठे हुए गरीब की सेवा करना, नर सेवा नारायण सेवा, जो हमारा ऋषि मुनियों का जो एक स्लोगन है, उसको चरितार्थ करने में गरीब को गैस देना है, गरीब को पेंशन देनी है, उसका खाता खुलवाना है और उसका बीमा करना है, उसका इलाज निःशुल्क कराना है। ये सब चीज़ें हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। किसान के बारे में हम देखते हैं कि जब भी कांग्रेस का राज आता था, किसान को जब यूरिया चाहिए था तो लाइन लगती थी, पुलिस लाठीचार्ज होता था, पुलिस बंद होना पड़ता था। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीम कोटेड यूरिया कर दिया। अब उस यूरिया का कहीं और उपयोग हो नहीं सकता, दुरुपयोग नहीं हो सकता, तो वो किसानों को सुगमता से मिलता है। किसानों की ज़मीन में क्या बोना चाहिए, क्या नहीं बोना चाहिए, तो उन्होंने सोइल लैब कर दिया कि भाई आप टेस्ट कराइए। तो ये एक नए आयाम वोट के लिए नहीं है, वोट की राजनीति प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं। वासुदेव कुटुंबकम के नारे को चरितार्थ करते हुए वो सबको, सभी जाति धर्म के सब लोगों को, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक के माध्यम से आते 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 वो बेचारा परेशान हो जाता था। अब जैसे ही वो अपना मकान बनाता है, किस्त वाइज किस्त उसके खाते में सीधा पैसा आ जाता है। बिचौलियों की व्यवस्था ख़त्म कर दी। ऐसे ही ये इसमें अपने सिलेंडरों का ये था, जिस तरह से ब्लैक होता था, अब सबको पता है कि जैसे आप सिलेंडर भराओगे, जैसे पैसा कटेंगे आपके, तुरंत आपको पता चल जाता है। तो ये जो व्यवस्था है, गरीब कल्याण की योजना है, विशेषकर किसान की, मजदूर की योजना है, वो इतनी श्रेष्ठ है। आप देखिए, इतना बड़ा नेटवर्क होने के बाद 50 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कराना छोटा काम नहीं है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण, सबसे बड़ा प्रांत वर्ल्ड में, सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के हिसाब से। बहुत सारे देशों की जनसंख्या नहीं है, लेकिन योगी जी ने जिस तरह से, आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जिस तरह से उन्होंने वैक्सीनेशन का काम किया, इस कोरोना के इस महामारी को रोकने का काम किया। विदेश के अच्छे अच्छे जो प्रगतिशील देश हैं, जो अपने स्वास्थ्य के मामले में, उनका चिकित्सा विभाग के मामले में जितना श्रेष्ठ है, उन लोगों ने भी लोहा माना है। ये सब आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा से हुआ है।